वन केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? ऑर्बिटल ओवरलैप एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ऑर्बिटल ओवरलैप और कोवेलेंट बॉन्ड सीखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग एस एंड पी एंड डी ऑर्बिटल ओनली। हाइब्रिडाइजेशन जो एस पी और डी ऑर्बिटल के बीच में होता है। ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीशीज का ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। हाइड्रोजन बॉन्ड पोलैरिटी मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के लिए VSEPR मॉडल शेप ऑफ मॉलिक्यूल जैसे कि लीनियर, एंगुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, प्लेनार, पिरामिडल्स, square, pyramidal, trigonal pyramidal, tetrahedron, octahedron, and various level of multiple choice question. So chemical bond. Chemical bond क्या होता है? Chemical bond is the force of attraction that binds two atoms together. A chemical bond balances the force of attraction and force of repulsion at a particular distance. तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो एटम के बीच में जो उनको बांध के रखता है। केमिकल बॉन्ड बैलेंस जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और यही फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। केमिकल बॉन्ड जो है फॉर्म होता है कब फॉर्म होता है? टू अटेन द ऑक्टेट स्टेज। जब ऑक्टेट स्टेज पूरा होगा तब। मिनिमाइज एनर्जी, जब एनर्जी को मिनिमाइज करेंगे। गेन स्टेबिलिटी, जब स्टेबिलिटी गेन करेंगे। डिक्रीज रिएक्टिविटी, जब रिएक्टिविटी कम करेंगे। जब ये सब होगा तभी में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा। when two atoms come close to each other, force of attraction and repulsion operate between them. जब भी दो एटम जो है एक दूसरे से क्लोज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है और जो रिपल्शन जो है वो एक दूसरे को ऑपरेट करेगा। The distance at which the attractive force overcome repulsive force is called bond distance. तो बॉन्ड डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस, ठीक है, जो अट्रैक्टिव फोर्स रहता है जहाँ पे ये रिपल्सिव फोर्स के ऊपर आता है, ठीक है। ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो रिपल्सिव फोर्स के ऊपर आता है, ऐसे डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड डिस्टेंस। तो ये बॉन्ड डिस्टेंस ऐसा डिस्टेंस है जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स जो है रिपल्सिव फोर्स से ऊपर आएगा, वो है बॉन्ड डिस्टेंस। द पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम इज लोवेस्ट, हेंस द बॉन्ड इज फॉर्म। जो सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी जो है कम है, तो इसीलिए बॉन्ड फॉर्म होता है। तो अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, न्यूक्लियस। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड्स कौन कौन से टाइप के रहते हैं? फॉलोइंग आर 6 टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, दे आर लिस्टेड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बॉन्ड स्ट्रेंथ। सो केमिकल बॉन्ड जो है 6 टाइप्स के होते हैं और उसको लिस्ट किया गया है उनका डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से, ठीक है। सो उनका डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से इनको लिस्ट किया है। जैसे कि आयोनिक बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहता है। वो क्यों ज़्यादा रहता है वो बाद में पता चलेगा। सेकेंड है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फोर्थ इज मेटालिक बॉन्ड, फिफ्थ इज हाइड्रोजन बॉन्ड, सिक्स्थ इज वैन डर वाल्स बॉन्ड। सो यहाँ पे 6 टाइप के बॉन्ड्स केमिकल बॉन्ड है। एक है आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक्स, हाइड्रोजन बॉन्ड और फिर वैन डर वाल्स बॉन्ड। सॉरी, आयोनिक बॉन्ड जो है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, वैन डर वाल्स फोर्स का बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, ओके। आयोनिक बॉन्ड का जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है और वैन डर वाल्स बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि वैन डर वाल्स बॉन्ड्स जो है वो नोबल मेटल में दिखता है, ठीक है। सो आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स बॉन्ड्स। तो कितने टाइप के बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स बॉन्ड। फिर मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स बॉन्ड आर इंटरैक्शंस। तो ये जो जितने भी बॉन्ड हैं, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स बॉन्ड, इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो ये इंटरैक्शन है।
अभी ऑक्टेट रूल, इसमें हमने क्या सीखा कि बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब ऑक्टेट रूल्स को पूरा करेंगे। तो ऑक्टेट रूल क्या रहता है? इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय लेविस एंड कोसल्स। अकॉर्डिंग टू दिस रूल ईच एटम ट्राइज टू obtain ऑक्टेट स्टेट्स, दैट इज अ स्टेट विद 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट रूल ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? लेविस और कौशल ने। इस रूल के हिसाब से हर एटम जो है वो ऑक्टेट स्टेट को पूरा करता है, ठीक है। और हर एक स्टेट में 8 वैलेंस। एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। सो ऑक्टेट रूल क्या है? ये लेविस और कौशल ने इंट्रोड्यूस किया था। इस रूल के हिसाब से हर एटम जो है ऑक्टेट रूल्स पूरा करता है, ठीक है। ऐसे ऑक्टेट स्टेट में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। अभी ऑक्टेट रूल में एक्सेप्शन क्या है? ट्रांजिशन मेटल आयन लाइक क्रोमियम 3+, Mn2+, Fe3+। तो ऑक्टेट रूल में एक्सेप्शन जो है कुछ ट्रांजिशन मेटल आयन को, जैसे क्रोमियम 3+, मैंगनीज 3+, 2+ और Fe2+। So the inert gas configuration contain like zinc 2+ and cadmium 2+। Pseudo inert gas configuration contain जैसे कि zinc 2+, cadmium 2+। Contraction of octet rule. Octet rule का contractions. The central atom is electron deficient or does not have an octet state. जो central atom जो है, जो electron deficient है, जिसमें electron कम है, ठीक है, उसमें कोई भी octet state नहीं रहता। For example Be2। बेरिलियम का ऑक्टेट, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 4 है, तो काफ़ी कम इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन Xe3 यहाँ पे 6 है, एल्यूमिनियम Xe3 6, जर्मेनियम 6 इलेक्ट्रॉन, CS3 3। सो ये जो सेंट्रल एटम जो है इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो ये ऑक्टेट स्टेट को पूरा नहीं कर सकता। एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट स्टेट। तो ऑक्टेट स्टेट का फैल जाना। द सेंट्रल एटम हैज़ मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एम्प्टी डी ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल P phosphor pentachloro, sulfur hexafluoro, osmium octafluoride, आयोडीन ट्राइक्लोराइड एक्सेट्रा। तो ऐसा सेंट्रल एटम जिसका इलेक्ट्रॉन जो है 8 से ज़्यादा है, तो वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसीलिए है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल जैसे कि PCl5, SF6, OSF8, ICl3, ठीक है। तो PCl3 में 10 इलेक्ट्रॉन है, SF6 में 12 है, ऑस्मियम F8 में 16 है, ICl3 में 10 इलेक्ट्रॉन है। सो हाँ, तो इधर डी ऑर्बिटल एम्प्टी रहेगा क्योंकि इनके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड क्लोरो डाइऑक्साइड। तो और इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जैसे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्लोरो डाइऑक्साइड। इंटरहैलोजन कंपाउंड लाइक आयोडीन, सेप्टा फ्लोराइड एंड ब्रोमीन टेट्राफ्लोराइड। तो इंटरहैलोजन कंपाउंड जैसे कि IF7 और VrF3, compound of xenon such as XeF2, XeF4 and XeF6। सो xenon का कंपाउंड जैसे कि xenon डाइफ्लोराइड, xenon टेट्राफ्लोराइड और xenon हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे ऑक्टेट स्टेट्स एक्सपांड होगा क्योंकि इनके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। फिर आयोनिक और कर्नल बॉन्ड। तो आयोनिक या फिर कर्नल बॉन्ड्स क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड या कर्नल बॉन्ड क्या होता है? एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय complete transfer of valence electron from a metal to non-metal. This was first studied by Kossel. So ionic bond कैसे फॉर्म होता है? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होता है एक मेटल से लेकर दूसरे नॉन मेटल में, उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और ये जो पहला आयोनिक बॉन्ड जो है ये स्टडी किया था कौशल ने। तो कौशल ने क्या स्टडी किया कि आयोनिक बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होता है मेटल से लेकर नॉन मेटल तक, उसको बोलता है आयोनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल क्या है? सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन के पास 17 है। तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन तो जो है कम्प्लीटली डोनेट कर दिया क्लोरीन को, सो इसे क्लोरीन जो है
वो नेगेटिव आयन बन गया और सोडियम जो है पॉजिटिव आयन बन गया, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट किया और क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। सो इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को, इसलिए मैग्नीशियम के ++2 है, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसको +2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उसमें -2 आ गया, 2 8 हो गया। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है उसमें 13 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एल्यूमिनियम +3 जो है उसने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किया नाइट्रोजन को, इसे नाइट्रोजन में -3 आया है, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट किया एल्यूमिनियम से। ठीक है, सो इसीलिए एल्यूमिनियम Al+3Ni-3 फॉर्म हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोवैलेंसी। उतना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा जितना वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जितना वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि वैलेंस वाला जो शेल जो रहता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहता है, और वो सबसे आउटर मोस्ट शेल में रहता है, काफ़ी दूर रहता है न्यूक्लियस के फोर्स से। तो हमेशा जितना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय अ मेटल to non-metal is 3, as in the case with aluminium tetrafluoride. Aluminium metal transfer 3 electron to fluoride. So maximum number of electron transfer होगा, ठीक है, मेटल की वजह से, और वो नॉन मेटल में जाएगा। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम, उसका वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो एल्यूमिनियम ने अपना तीनों इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में था वो कम्प्लीटली किसको डोनेट किया, फ्लोराइड को। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ने अपना 3 इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन को दे दिया। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स of metal is destroyed. The remaining portion is called core or kernel. Hence, this bond is also co-kernel bond. जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहता है मेटल को वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जो रिमेनिंग पोर्शन रहता है, बचा हुआ पोर्शन रहता है, उसको बोलते हैं कर्नल। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो मेटल का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, और बचा हुआ जो पोर्शन है उसे कर्नल बोलते हैं, इसीलिए इस बॉन्ड को कर्नल बॉन्ड भी बोलते हैं। नेचर ऑफ आयोनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आयोनिक बॉन्ड का जो नेचर है वो काफ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फिर आयोनिक बॉन्ड इट इज़ अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, तो ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को फॉर्म होने के लिए क्या क्या कंडीशन पूरा करना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक वेयर डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव। द एसेंशियल कंडीशन इंक्लूड द फॉलोइंग। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक रहता है, जहाँ पे एंथैल्पी जो रहता है नेगेटिव रहता है, तो एसेंशियल कंडीशन जो है उसमें क्या क्या है, एंथैल्पी नेगेटिव होता है, जब भी एंथैल्पी नेगेटिव रहता है तो एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन होता है, मतलब तभी हीट जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त। सो मेटल हैव लो एनर्जी, मेटल जो है उसके पास लो एनर्जी रहना चाहिए, मतलब लो एनर्जी रहना चाहिए, मतलब मेटल का लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है आसानी से तो उसका एनर्जी कम होना चाहिए। एनर्जी कम रहेगा उस मेटल का तो वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान रहेगा। तो इसीलिए ऐसे मेटल का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम ही रहना चाहिए, ताकि आसानी से कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके। नॉन मेटल मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो नॉन मेटल जो है वो लोग मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्टिव रहते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा मेटल नॉन मेटल होना चाहिए जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। आयरन मस्ट हैव हाई लैटिस एनर्जी। आयरन जो है उसमें लैटिस एनर्जी
ज़्यादा रहना चाहिए। अटाइन शुड बी लार्ज विथ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कटायन का साइज़ बड़ा रहना चाहिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। और एनायन मस्ट बी स्मॉल विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एनायन का साइज़ छोटा होना चाहिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट इज बॉर्न हेबर्स साइकिल्स। बॉर्न हेबर्स साइकिल क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक compound in terms of energy can be shown by बॉर्न हेबर साइकिल। तो आयोनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है एनर्जी के टर्म्स में वो किसकी वजह से होता है? बॉर्न हेबर साइकिल की वजह से। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड लैटिस एनर्जी। ये यूज़ होता है लैटिस एनर्जी ढूंढने में। आयशा एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयशा एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो ये बॉर्न हेबर साइकिल जो यूज़ होता है लैटिस एनर्जी ढूंढने के लिए, आयनेशन एनर्जी ढूंढने के लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ढूंढने के लिए। सो इसी साइकिल से पता चलता है कि आयोनिक बॉन्ड जो है कैसे फॉर्म होता है एनर्जी के टर्म्स में। सो मेटल जो है सॉलिड स्टेट में सब्लिमेशन होता है तो एम मेटल जो है गैस में कन्वर्ट होता है, वापस आयोनेशन होता है तो मेटालिक गैस जो है अभी आयोनिक गैस में फॉर्म हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। फिर हाफ Xc2 decomposition प्लस हाफ D gives a हाफ Xg। X जो है गैशियस स्टेट में है, फिर उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो X माइनस हो चुके। X क्या है? हेलोजन जैसे कि आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हेलोजन है तो उसको X रिप्रेजेंट किया। उसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो गैशियस स्टेट में नेगेटिव आयन फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज M प्लस X माइनस गैस क्रिस्टल फॉर्मेशन MX। तो जब M प्लस मेटालिक आयन और हेलोजन आयन रिएक्ट करते हैं क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है तो MX गैसियस फॉर्म में MX फॉर्म होता है। तो डेल्टा HF इज इक्वल टू S प्लस हाफ D प्लस I माइनस E माइनस U। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसमें S क्या? हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस हाफ हीट ऑफ डिसोसिएशन प्लस I आयनिक एंथैल्पी माइनस E जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस U लैटिस एनर्जी। सो S प्लस हाफ प्लस I माइनस E माइनस U। तो डेल्टा HF विल बी S प्लस हाफ D प्लस I माइनस E माइनस U। Next is for the formation of an ionic solid, energy must be released during its formation, that is delta H must be negative। जब भी आयनिक फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी जो है रिलीज होना चाहिए। जब भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा तो डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव रहना चाहिए। तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना आयनिक का आयन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तब तभी रिएक्शन में होना चाहिए और डेल्टा एच एंथैल्पी जो है नेगेटिव ही रहना चाहिए। सो माइनस E माइनस U ग्रेटर देन S प्लस हाफ कैपिटल D प्लस I। सो आयोनिक सॉलिड फॉर्मेशन होते वक्त एंथैल्पी नेगेटिव ही रहना चाहिए और एनर्जी रिलीज होना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या है? आयोनिक कंपाउंड हैव सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, फ्लैट सरफेस विद डेफिनाइट geometry due to strong electrostatic force of attraction as constituents are arranged in a definite pattern। तो आयोनिक कंपाउंड है उसका सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहता है, फ्लैट सरफेस रहता है, डेफिनाइट ज्योमेट्री रहता है। मतलब आयोनिक कंपाउंड जो उसका सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहता है, फ्लैट सरफेस रहता है, डेफिनाइट ज्योमेट्री रहता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एटम्स जो है वो अरेंज होता है डेफिनेट पैटर्न में। दिस कंपाउंड आर हार्ड इन नेचर। ये जो कंपाउंड जो आयोनिक कंपाउंड ये हार्ड रहता है नेचर में, ठीक है। हार्डनेस इज दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आयोनिक कंपाउंड इतना हार्ड क्यों है, इतना ठोस क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये काफ़ी हार्ड है। हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। आयन का चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा उतना आयोनिक कंपाउंड बहुत हार्ड रहेगा। दूसरा है हार्डनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक रेडियस।
आयनिक रेडियस जितना कम होगा हार्डनेस उतना ज़्यादा होगा। आयनिक रेडियस ज़्यादा होगा सो हार्डनेस कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज ionic compound have high value of boiling point, melting point and density due to strong electrostatic force of attraction. Boiling point, melting point directly proportional to electrostatic force of attraction. तो आयनिक कंपाउंड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। सो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। वोलेटाइल नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वोलेटाइल नेचर ज़्यादा कब होगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वोलेटाइल नेचर कम हो जाएगा। Any compound show isomorphism, that is they have same crystalline structure. For example, all alum, sodium fluoride and magnesium oxide, zinc sulfate 7H2 plus FeSO4 zinc और 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो आयोनिक कंपाउंड जो है आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है जिसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है। तो आयोनिक कंपाउंड जो आइसोमॉर्फिज्म भी है। ठीक है, कुछ कुछ अलग अलग सब्सटेंस जैसे कि एलम, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है, आइसोमॉर्फिज्म है। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड 7 बहुत सारे एलम ऐसे जैसे कि सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनका स्ट्रक्चर सेम है क्रिस्टल्स का, तो ये आइसोमॉर्फिज्म है। दूसरा जिंक सल्फेट 7H2 और FeSO4 7H2। ठीक है, इनका मेटल अलग अलग है लेकिन इनका भी आयनिक स्ट्रक्चर सेम ही है। फिफ्थ, these are conductor in fused molten or aqueous state due to presence of free ion. In solid state these are non-conductor as no free ions are present. तो कंडक्टर फ्यूज रहता है, मोल्टन रहता है या फिर एक्विसियस स्टेट्स में रहता है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? फ्री आयन के प्रेजेंस में। सो सॉलिड स्टेट में ये नॉन कंडक्टर है और उसमें कोई फ्री आयन प्रेजेंट नहीं रहता है। They show fast ionic reactions as activation energy is 0 for ions. सो आयनिक रिएक्शन जो है काफ़ी फास्ट होता है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जो रहता है 0 रहता है आयन्स के लिए। आयनिक रिएक्शन फास्ट रहता है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी 0 रहता है आयन्स के लिए। They do not show space isomorphisms due to non-directional nature of ionic bonds. So ये space isomorphism दिखाता नहीं है आयनिक बॉन्ड का नॉन डायरेक्शनल नेचर की वजह से। दे हैव हाई लैटिस एनर्जी U, इट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक सॉलिड मॉलिक्यूल फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस। सो इनका लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहता है। ये लैटिस एनर्जी रिलीज़ होता है आयोनिक सॉलिड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन के वक्त में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से। सो इनका लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहता है और ये रिलीज़ होता है जब भी आयोनिक सॉलिड फॉर्मेशन होता है। लैटिस एनर्जी क्या रहता है? लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक एन आयोनिक सॉलिड मॉलिक्यूल इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, इट इज डिनोटेड बाय U। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है? ऐसा एनर्जी जो ज़रूरत रहता है ताकि आयोनिक सॉलिड मॉलिक्यूल को तोड़ सके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में। तो लैटिस एनर्जी ऐसा एनर्जी रहता है जो मॉलिक्यूल को तोड़ सके छोटे छोटे आयन्स में। तो लैटिस एनर्जी ऐसा एनर्जी रहता है जो आयनिक सॉलिड कंपाउंड को तोड़ सके छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन्स में। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी और वो कैपिटल U में दिखाता है। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है? ऐसा एनर्जी जो बड़े बड़े आयोनिक कंपाउंड को तोड़ता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन्स में। लैटिस एनर्जी क्या होता है? ऐसा एनर्जी जो आयोनिक सॉलिड मॉलिक्यूल को तोड़ता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। डिनोटेड होता है U से, कैपिटल U। कैपिटल U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। आयन में चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा लैटिस एनर्जी उतना ज़्यादा रहेगा
और ज़्यादा लैटिस एनर्जी रहेगा तो आयनिक सॉलिड कंपाउंड जो है वो छोटे छोटे आयन में ब्रेक डाउन हो सकता है। तो चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा उसको तोड़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में। ठीक है, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन्स। तो आयन का साइज जितना ज़्यादा रहेगा लैटिस एनर्जी कम लगेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान है, तो एक कंपाउंड को आयन बदलना आसान है अगर उसका साइज़ बड़ा रहेगा तो। लेकिन अगर साइज़ छोटा रहा, ठीक है, तो उसको ले तोड़ना मुश्किल है आयन में, और इसलिए उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। Hence, lattice energy for the following compound increase in the order shown under. So lattice energy जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो है उसका साइज़ बहुत छोटा है, तो उसको कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, कम लैटिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो आयन में फॉर्म हो सके। जैसे कि NCl, सोडियम क्लोराइड, जो हमारा किचन सॉल्ट है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, उसको जस्ट पानी में मिला देंगे तो वो सोडियम क्लोरीन ये अलग अलग आयन फॉर्म हो जाएगा। एक्चुअली ना के बराबर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है सोडियम क्लोराइड को। ठीक है, क्योंकि सोडियम का साइज़ जो है वो बड़ा है, सोडियम का साइज़ बड़ा है। ठीक है, और क्लोरीन का भी साइज़ बड़ा है, सो इसीलिए उसको कम लैटिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो सोडियम क्लोराइड needed less energy compared to magnesium dichloride. Magnesium dichloride need less energy compared to aluminium trichloride. Aluminium trichloride needed less energy compared to silicon trichloride. As a charge on metal atom increases, its size decreases. जैसे जैसे मेटल एटम का चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे मेटल एटम का साइज़ छोटा छोटा हो जाता है, क्योंकि मेटल जो है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है ताकि और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस निकलना नहीं चाहिए करके। तो जैसे जैसे मेटल का चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज़ भी कम हो जाएगा। इन केस ऑफ यूनिवालेंट बायोवालेंट आयोनिक कंपाउंड लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस एज फॉलो। यूनिवालेंट बायोवालेंट के केसेस में लैटिस एनर्जी डिक्रीज होता है। इस तरीके से बायवैलेंट ग्रेटर देन यूनिवैलेंट बायवैलेंट, और बायवैलेंट यूनिवैलेंट ग्रेटर देन यूनिवैलेंट। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड needed high lattice energy compared to magnesium dichloride. Magnesium dichloride needed more energy than सोडियम क्लोराइड। अभी सम ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी भी कुछ लैटिस एनर्जी में ऑर्डर है, जैसे कि लिथियम एक्स ग्रेटर देन सोडियम एक्स ग्रेटर देन पोटेशियम एक्स ग्रेटर देन रुबीडियम एक्स ग्रेटर देन सीजियम एक्स। जिस आइटम का साइज़ बढ़ेगा उसको कम लैटिस एनर्जी की ज़रूरत है, और जिसका साइज़ छोटा होगा उसको ज़्यादा लैटिस एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, सो ग्रुप वाइज में LiX को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और सीजियम एक्स को कम एनर्जी की ज़रूरत है। फिर लिथियम फ्लोराइड ग्रेटर देन लिथियम क्लोराइड ग्रेटर देन लिथियम आयोडाइड, क्योंकि आयोडीन जो है उसका साइज़ बड़ा है तो उसको कम एनर्जी की ज़रूरत है। फ्लोरीन का जो है एटॉमिक साइज़ बहुत छोटा है तो उसको ज़्यादा लैटिस एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में बदलना इतना आसान नहीं है। ठीक है, फिर सिल्वर फ्लोराइड needed more energy compared to silver chloride. Silver chloride needed more energy than silver iodide. तो सिल्वर आयोडाइड को कम लैटिस एनर्जी की ज़रूरत है, सिल्वर फ्लोराइड को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है। फिर बेरिलियम ऑक्साइड needed more energy compared to magnesium oxide. Magnesium oxide needed more energy compared to calcium oxide. Calcium oxide needed more lattice energy compared to strontium oxides. So जो उसका साइज़ छोटा रहेगा उसको ज़्यादा लैटिस एनर्जी की ज़रूरत है, जिसका साइज़ बड़ा रहेगा उसको कम लैटिस एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, ionic compounds are soluble in polar solvent like water due to high dielectric constant of the solvents. The force of attraction between ion is destroyed and hence they dissolve in solvent. ionic compound जो है soluble है
पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि पानी। पानी जो है अपना हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सॉल्वेंट का, तो जो आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉल्वेंट डिस्ट्रॉय करता है, और इसलिए आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है। आयनिक कंपाउंड जो है सॉल्युबल है पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है, क्योंकि उनके पास हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट जो है वो आयंस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए आयन जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है, क्योंकि हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट में होने की वजह से। फैक्ट रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सो डेल्टा एच हाइड्रेशन ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी देन द आयोनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल, ठीक है। अगर आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल कब होगा? जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू लैटिस एनर्जी से। लैटिस एनर्जी कम रहना चाहिए, ठीक है। लैटिस एनर्जी कम होता है मतलब ज़्यादा सॉल्युबल है। अगर डेल्टा एच हाइड्रेशन लेस नीडेड लेस एनर्जी कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, देन द आयोनिक कंपाउंड इज इनसॉल्युबल। जिस आयोनिक कंपाउंड का लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी से, वो कंपाउंड कभी सॉल्युबल नहीं होने वाला है, वो इनसॉल्युबल कंपाउंड रहेगा। डेल्टा एच हाइड्रेशन इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी, देन द कंपाउंड इज आर इक्विलिब्रियम। अगर लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी इक्वल है तो कंपाउंड जो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। सम सॉल्युबिलिटी ऑर्डर्स। सो लिथियम हाइलाइट का कम एनर्जी चाहिए कंपेयर टू सोडियम हाइलाइट से। सोडियम हाइलाइट को कम एनर्जी चाहिए कंपेयर टू पोटेशियम हाइलाइट से। पोटेशियम हाइलाइट को कम एनर्जी चाहिए कंपेयर टू रुबिडियम हाइलाइट से। रुबिडियम हाइलाइट को कम एनर्जी चाहिए कंपेयर टू सीजियम हाइलाइट से। फिर बी, लिथियम हाइड्रोक्साइड को कम एनर्जी चाहिए कंपेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कम एनर्जी की ज़रूरत है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कम एनर्जी की ज़रूरत है रुबिडियम हाइड्रोक्साइड से। रुबिडियम हाइड्रोक्साइड को कम एनर्जी की ज़रूरत है कंपेयर टू सीजियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। क्योंकि इनका, ठीक है, तो साइज़ वाइज के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से साइज़ बढ़ता है, लैटिस एनर्जी भी कम हो जाता है। लैटिस एनर्जी कम हो जाता है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, और उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक आयोनिक कंपाउंड को कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में बदलने के लिए। उसको उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती नहीं, तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है। फिर BX2 is less soluble compared to MgX2. MgX2 is less soluble compared to CX2. CX2 is less soluble compared to BX2. फिर D is BOH2 मतलब बेरियम डाइहाइड्रोक्साइड is less soluble compared to magnesium dihydroxide. Magnesium dihydroxide is less soluble than calcium hydroxide. Calcium hydroxide is less soluble than barium hydroxide. Barium hydroxide has more solubility because it needs less lattice energy because its size is bigger. फिर barium sulfate needed barium sulfate solubility is greater than magnesium sulfate. Magnesium sulfate solubility greater than calcium sulfate. Calcium sulfate solubility is greater than strontium sulfate. Strontium sulfate solubility is greater than the barium sulfate. फिर AlF3 एल्यूमिनियम ट्राईफ्लोराइड का सॉल्बिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड से। एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड का सॉल्बिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू एल्यूमिनियम ट्राईब्रोमाइड से। एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्राइड का सॉल्बिलिटी कम है। फिर क्रिस्टल ऑफ हाई आयोनिक चार्ज आर लेस सॉल्युबल। फॉर एग्जांपल कंपाउंड ऑफ कार्बोनेट, सल्फेट, पोटेशियम, फॉस्फेट्स आर लेस सॉल्युबल। जो आयोनिक हाई आयोनिक चार्जेस जो है क्रिस्टल का वो लेस सॉल्युबल है, ठीक है। जब उनके पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे कि जैसे कि कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ये लेस सॉल्युबल है। तो जो भी मेटल्स है जिनका आयोनिक चार्ज ज़्यादा है लेकिन इनसॉल्युबल है, क्यों? क्योंकि ये ऐसे कुछ कंपाउंड के साथ
मिक्स्ड है, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट और फॉस्फेट। तो इसकी वजह से कोई भी मेटल आयन कितना भी आयनिक होने दो, कितना भी पॉजिटिव होने दो, वो इंसॉल्युबल ही रहेगा ऐसे कंपाउंड की वजह से। फिर नेक्स्ट इज कंपाउंड्स Barium+2 Pb+2 are insoluble as lattice energy is greater than hydration energy। तो Ba+2 Pb+2 insoluble इसीलिए कि lattice energy ज़्यादा compared to delta H hydration से। The compound of silver salt are insoluble as lattice energy is greater than delta H hydration। तो जो सिल्वर सॉल्ट कंपाउंड है वो इनसॉल्युबल है क्योंकि उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू डेल्टा एच हाइड्रेशन से। Presence of common ion decrease solubility. For example, solubility of silver chloride decrease in presence of silver nitrate or potassium chloride due to the presence of common ion, that is silver plus and chlorine plus respectively। सो कॉमन आयन प्रेजेंट होने की वजह से सॉल्बिलिटी कम हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, सिल्वर क्लोराइड का सॉल्बिलिटी डिक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि सोडियम नाइट्रेट भी उसके साथ प्रेजेंट था, या फिर पोटेशियम क्लोराइड भी उसमें प्रेजेंट था क्योंकि उनके पास कॉमन आयन था। जैसे कि अगर सिल्वर नाइट्रेट होता तो Ag जो है सिल्वर जो है वो कॉमन होता, अगर KCl ऐड करते तो क्लोरीन जो है वो कॉमन आयन होता। तो जो कॉमन आयन अगर सॉल्वेंट में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, वो हमेशा सॉल्बिलिटी को डिक्रीज कर देगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तो ये किसकी वजह से हुआ? कॉमन आयन की वजह से, जैसे कि Ag+ and Cl- respectively। No, the concept of ionic bond is not part of syllabus but has been discussed for the better understanding of the chapter। तो जिसमें अगर सोल्यूशन है, सोल्यूशन में अगर दो कंपाउंड है, उसमें से दोनों कंपाउंड में से एक भी आयन कॉमन कंपाउंड निकला, कॉमन आयन निकला, तो उसका सॉल्बिलिटी कम हो जाएगा कॉमन आयन की वजह से।